नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि आपके साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है आपका क्रिया प्रसूत का अनुकूलन, जिसे कि हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं या फिर नैमित्तिक अनुकूलन, जिसे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सिद्धांत है आपका अधिगम के सिद्धांत, और ये अधिगम के क्षेत्र के सबसे जाने मानी हस्ती, जी हाँ, जिनका नाम था B.F. स्किनर, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे स्किनर का क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है अपने आप में एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है। और बात यह है कि इस सिद्धांत ने जो है शिक्षा के दृष्टिकोण, सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है और उसके प्रति जो शिक्षकों का दृष्टिकोण है या समाज का जो दृष्टिकोण है, उसको पूरा बदल के रख दिया। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका नाम जो है क्रिया प्रसूत आखिर रखा क्यों गया। तो पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता भी चलता हूँ। तो पहले देखते हैं यहाँ पे, जस्ट मैं थोड़ा जूम कर दूँ मैं आप लोगों के लिए। या अधिगम पर सिद्धांत है। देखिए, यह उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है। याद रखिए, उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर आधारित एक न्यू आपका थियरी है। मतलब न्यू थियरी का मतलब इससे पहले भी बहुत सारे बिहेवियरिस्ट ने, उसके बाद बहुत सारे, जैसे कि थॉर्नडिक ने भी दिया था आपका, तो थॉर्नडिक वगैरह से ही प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने थियरीज भी डेवलप की। तो इसी तरह से बिहेवियरिस्ट जो आपका यानी कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत के जो लोग थे, उनमें जो है स्किनर का भी बहुत बड़ा नाम है और उनका ये सिद्धांत इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें देखते हैं, इसमें अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है। अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स, हम क्या करेंगे, ये हमें उस मोटिवेशन पर डिपेंड करता है कि हमें मोटिवेशन कैसा मिल रहा है, हमें पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट कैसा मिल रहा है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई प्रेरणा, ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, कार्य करने के लिए हमें आपको मतलब जागृत करती है, आपको एक्साइट करती है कि आप ये काम करें। जैसे कि ना कि उद्दीपन के साथ, यानी कि जैसा कि पावलोव के सिद्धांत में होता था। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस। अब याद रखिएगा, जो पावलोव का सिद्धांत था वहां पर क्या होता था कि स्टिमुलस को देखकर या स्टिमुलस के आने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होता था यानी कार्य करने वाला, जैसे कि उनके सिद्धांत में, उनके एक्सपेरिमेंट में कुत्ता था, तो भोजन को देखकर या घंटी की आवाज को देखकर वो अनुक्रिया करता था। यानी कि उद्दीपन क्या था वहां पे, भोजन और आपका घंटी, उसको देखकर वो अनुक्रिया करता था। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत जो आपका जो हमारे B.F. स्किनर द्वारा जो बोला गया है, इनके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसको करने के लिए उसके सामने उसके वातावरण से मिलने वाले प्रभाव, जैसे कि अगर उसे प्रशंसा मिलने वाली है या उसे डांट मिलने वाली है, ऐसी परिस्थितियों के ऊपर जो है, या जैसा भी उसका जो अनुभव होने वाला, उसके जो परिणाम है, होने वाले जो परिणाम है, उसका जो होता है असर, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करेगा या कौन सा काम नहीं करेगा। आप इसको समझ लें बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन इसलिए भी रखा है क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, जो कि क्रिया करता है, उसे कुछ न कुछ कार्य करना होता है। क्योंकि ये जो सिद्धांत है क्रियाओं पर आधारित है, इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत भी कहते हैं। यानी कि ऑपरेंट का मतलब होता है कार्य करना, ऑपरेट करना। तो ऑपरेंट करना होगा, यानी ऑपरेट करेगा तब जाके जो है कंडीशनिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझेंगे। तो याद रखिएगा, इसे क्रिया प्रसूत का अनुबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ क्रियाएं की जाती हैं व्यक्ति द्वारा, किसी पशु द्वारा, या फिर जिसके ऊपर हम लोग ये सिद्धांत लागू कर रहे हैं। इस सिद्धांत को हम शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। माफ़ करिएगा, इसका जो कुछ अंश है ना, ये शास्त्रीय अनुबंधन से भी मिलता जुलता है, परंतु पूरी तरह से नहीं है। ये दोनों आपस में अलग है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, शास्त्रीय अनुबंधन था, वो पावलोव का सिद्धांत है, और उसमें और B.F. स्किनर के जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है, इसमें थोड़ा अंतर है, वो हम समझ सकते हैं। पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो प्रयोज्य था, यानी कि कार्य करने वाला जो कुत्ता था, वो कोई क्रिया नहीं करता था, वो बस अनुक्रिया करता था। क्रिया करने का मतलब होता है जो हम स्वतः करते हैं, और अनुक्रिया का मतलब होता है जिसके हम रिस्पॉन्स में करते हैं। तो वो वहाँ पर रिस्पॉन्स में करता था, वो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करता था। लेकिन स्किनर में जो भी क्रिया करने, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो क्रिया करता है इस बात के आधार पे कि उसे क्या पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट या क्या मोटिवेशन मिलने वाला है या क्या डांट मिलने वाली है, उसके आधार पर उसके काम जो है निर्धारित होते हैं। इसीलिए स्किनर के सिद्धांत को जो हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि क्या अंतर है आपके पावलोव के सिद्धांत में
और क्या अंतर है आपके स्किनर के सिद्धांत में। सो याद रखिएगा क्रिया प्रसूत क्यों कहते हैं और पावलोव और इनके जो सिद्धांत है इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है वो हमें पता चलना चाहिए। देखिए अब यहाँ बात करते हैं। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है और यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों, अब एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जटिल व्यवहार वाले यानी कि ऐसे लोग जिनकी व्यवहार बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आता या फिर मानसिक रूप से थोड़े परेशान है या चीज़ों सीख नहीं पा रहे, ऐसे लोगों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है। तो एक तरह से आपसे पूछा जाता है ना एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ये ऐसे छात्रों, ऐसे लोगों जिनकी की सीखने की प्रक्रिया धीमी है या वो बहुत ही मुश्किल से चीज़ों को सीखते हैं, उनको सिखाने में, या मानसिक रोगी जो इनका मानसिक स्तर ठीक नहीं है उनको ट्रेंड करने में कि सही चीज़ें कैसे सिखाएं। जैसे कि मानसिक रोगी हर दिन की दिनचर्या का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो कंडीशनिंग के द्वारा धीरे धीरे उनको सिखा कर, जैसे कि अगर उनको मोटिवेट करते हैं, एक मानसिक रोगी को हम किसी कार्य के लिए मोटिवेट करते हैं तो वो काम वो बार बार करता है। जैसे कि मान लीजिए एक मानसिक रोगी हर दिन अपना खाना जो है अपनी कपड़े पे गिरा देता है, तो अगर जब वो खाना कपड़े पे नहीं गिराए वो अच्छे से खा लेता है, तो हम अगर उसकी प्रोत्साहन करते हैं, उसको हम लोग प्रशंसा करते हैं, तो मानसिक रोगी की भी धीरे धीरे कंडीशनिंग करते हैं। और जब बार बार ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे मानसिक रोगी भी ये सीख लेता है कि अगर मैं खाना नहीं गिराऊंगा, अच्छे से खाने का प्रयास करूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण भी आपको डालने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीएफ स्किनर के बारे में भी थोड़ा जानना जरूर। तो जो बीएफ स्किनर हैं उन्हें, इनका जो जन्म है 1904 में और 1990 तक इनका जीवन काल चला है। बात करते हैं, इनको कंडीशनिंग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसे हम लोग अभी समझेंगे। इन्होंने अधिगम यानी कि लर्निंग के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करे और यह निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि जो अभिप्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। आप समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अधिगम यानी कि जो भी चीज़ें हम लोग सीखते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और जो चीज़ें हम मोटिवेट होकर सीखते हैं, जो चीज़ें हम मतलब किसी एक्टिविटी के साथ सीखते हैं, जब हमारे पीछे कोई एक ऊर्जा लगी होती है जो मोटिवेट करती है हमको काम करने के लिए, जब ऐसी चीज़ें हम सीखते हैं तो वो हमें सीखने में मदद करती है, क्योंकि हम उस समय शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। 1904 से 1990 इन्हें कंडीशनिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत को क्रिया प्रसूत क्यों कहते हैं, ये पॉइंट्स याद रखें, आपका एग्जाम में आंसर आराम से आप लिख लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के। देखिए स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन ऑपरेंट कंडीशनिंग या नैमित्तीय अनुकूलन इंस्ट्रूमेंटल सिद्धांत के अनुसार, याद रखिएगा इसके दो नाम भी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर का क्रिया प्रसूत, या फिर आप बोल सकते हैं अनुकूलन यानी कि इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी। सो इसके अनुसार व्यवहार में देखिएगा, व्यवहार के परिणाम, जो भी हमारे व्यवहार होते हैं उसके परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। यानी कि हम जो काम करने वाले हैं, देखिएगा याद रखिएगा कि हम जो काम करते हैं, पहले अगर इसका जो परिणाम हमको मिला है, अगर वो अच्छा मिला है तो या बुरा मिला, जैसा भी मिला, अगर हमारे जो अनुभव रहे, हमारे व्यवहार जो हम करने वाले हैं उसका अनुभव हमारा जैसा होता है, उसी के अनुसार हम उस चीज़ को या तो बार बार दोहराते हैं या उस चीज़ को बाद में नहीं भी करते हैं। तो व्यवहार का परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करता है, एक तरह से डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। अब उदाहरण के लिए समझिएगा, देखिए बहुत ही सरल सा है। एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायी यानी कि अच्छा अनुभव होता है उसे हम बार बार करते हैं और उसे की बार बार होने की संभावना भी होती है। लेकिन ऐसा व्यवहार या ऐसा कोई काम जिससे कि हमें दंड मिलता है, डांट मिलती हो, या फिर हमें कुछ अच्छा नुकसान हो या फ़ायदा ना मिले, तो ऐसा काम हम नहीं करते। मान के चलिए आप कोई ऐसा काम करते हैं, आप एग्ज़ाम में लिखने का आपका एक तरीका है और अगर आप उस तरीके से अच्छे नंबर नहीं लाते तो आप शायद उस तरीके को छोड़कर कोई दूसरा तरीका अपना लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक स्ट्रैटेजी से अपने बीएड के एग्ज़ाम में लिखते हैं और आपको अच्छे अंक भी मिल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसी स्ट्रैटेजी को बार बार फॉलो करें। यानी कि आपको मोटिवेशन मिला कि अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप उसको करते हैं बार बार। तो जो चीज़ें आपको अच्छा परिणाम देती हैं, सुखदायी परिणाम देती हैं, जो हम चाहते हैं अगर वैसा ही परिणाम देती हैं, तो हम फिर बार बार उसी प्रकार के व्यवहार को, उसी तरह के एक्टिविटीज़ को करते हैं। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें परेशान करती हैं, दुख देती हैं, दंड का कारण बनाती हैं, या हमें डांट फटकार मिलती है या नुकसान पहुंचाती है, ऐसा व्यवहार हम धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते। तो आपने देखा कि परिणाम के ऊपर हमारे जो क्रिया करने की संभावनाएं डिपेंड करती हैं। तो हम क्या करेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है।
और ये चीज़ें हम अपने अनुभव के आधार पर भी मतलब आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक बालक किसी व्यवहार को, अगर मान लीजिए एक बच्चा, मैं यहाँ के बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए क्लास में अगर आप एक बच्चा जब से टेबल्स पढ़ रहा है और वो बहुत अच्छे से टेबल्स को पढ़ लेता है, टीचर उसकी प्रशंसा करती है, तो बच्चा क्या करता है, अगले दिन और अच्छे से और भी काम जो है उसको दिए जाते हैं उसको अच्छे से करता है। लेकिन एक बच्चा जैसे कि क्लास में है और वो कोई चुटकुला सुनाता है या कोई काम ऐसा करता है जो सबके सामने आकर करता है और लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते या लोग उसकी खास तारीफ नहीं करते, तो बच्चे को वो बुरा लगता है और बच्चा अगली बार से आकर वैसे चुटकुले या वैसे पोएम्स या वैसे गाने नहीं सुनाता जिसकी लोग प्रशंसा नहीं करने वाले हैं। सो जो व्यवहार हमें आनंद नहीं देता वो धीरे धीरे हम कम कर देते हैं और जो व्यवहार हमें आनंद देता है उसे हम लोग लगातार करते रहे। इसका एक और एग्जाम्पल और ले लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बाद में लेंगे, थोड़ा पढ़ते भी हैं। उदाहरण के लिए स्किनर के अनुसार बच्चे के अंदर वातावरण में उपस्थित अनुभवों के आधार पर शर्माने का व्यवहार विकसित हो जाता है। देखिए, अगर वातावरण को पुनः स्थापित कर दिया जाए तो बच्चे का सामाजिक तौर पर कुशल भी हो जाता है। देखिए, अब आपने भी देखा जैसे जैसे बाल्यावस्था में बच्चा जाता है धीरे धीरे उसके अंदर शर्माने की, लोगों से डरने की, घबराने की एक प्रवृत्ति धीरे धीरे आती है। लेकिन अगर बच्चे को धीरे धीरे माता पिता गुरुजन सिखाते हैं, बड़े सिखाते हैं कि नहीं यार, जो आता है उससे मिलो, उनका रिस्पेक्ट करो, उनके साथ बातचीत करो, बहुत अच्छा लगेगा, तो हम जब धीरे धीरे उनकी कंडीशनिंग करते हैं तो आपने देखा कि मोटिवेट करते हैं कि नहीं अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि ऐसा हो कि आने वाले लोग बच्चे को चॉकलेट दें, गिफ्ट दें या कुछ भी उनकी प्रशंसा करें, तो इससे बच्चे को लगेगा कि यार शर्माने से तो कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि मुझे मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे जो मोटिवेशन मिल रहा है, कंडीशनिंग हो रही है, उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है कि अच्छा मुझे लोगों से मिलना चाहिए, इससे तो मुझे प्रशंसा मिलती है, मुझे फ़ायदा मिलता है, चॉकलेट भी खाने को मिलता है। तो ऐसे जो प्रशंसा या रीइंफोर्समेंट होता है वो ज़रूर बच्चे को, जो उसके अंदर जो एक संकुचित व्यवहार था, शर्माने का व्यवहार था, शर्मीला व्यवहार था, उसे दूर करके हम उसके अंदर एक सामाजिक और कुशल सामाजिकता का व्यवहार पैदा कर सकते हैं, ला सकते हैं। सो ये है। उसी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पुरस्कार और दंड एक व्यक्ति के स्वरूप के अनुसार हम लोग देते हैं तो उसके जो विकास होता है एक सही दिशा में होता है। अब चलिए, स्किनर ने दो चीज़ें आप बताई। देखिए कि कोई चीज़ें जो आपकी अनुकूलन होता है ना, ये जो कंडीशनिंग होती है कैसे होती है उसको समझना। उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है, यानी कि दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, क्रिया प्रसूत व उद्दीपन प्रसूत। क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत समझेंगे यहाँ पे। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं। आप समझिएगा, उद्दीपन मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, मतलब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ है जो आपको उत्तेजित करती है, आपको काम करने के लिए मजबूर कर देती है। तो जब ऐसा कोई काम हम करते हैं जो कि हमारे सामने होने वाली उत्तेजक या आप बोले स्टिमुलस की वजह से हम, मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है, सामने एक कुत्ता आ जाए या सामने कोई शेर आ जाए, तो उसको देखकर आप क्या करें, स्वतः भागेंगे ही ना। तो ये आपके लिए क्या है, एक उत्तेजक है। सो जब सामने कोई चीज़ उत्तेजक को देकर हम जो भी काम करते हैं उसे हम कहते हैं हम लोग उद्दीपन आधारित। लेकिन क्रिया प्रसूत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। तो याद रखिएगा आप कि देखिए, स्टिमुलस के अलावा, जैसे वो स्टिमुलस का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते थे, पावलोव के सिद्धांत पे। यहाँ पर उत्तेजना ना होके बल्कि यहाँ पर किसी, देखिए याद रखिएगा कि क्रिया प्रसूत के अंदर क्रिया प्रसूत का जो संबंध होता है, अभी देखिए दो तरह के व्यवहार होते हैं, एक होता है क्रिया प्रसूत और दूसरा होता है उद्दीपन प्रसूत। तो उद्दीपन प्रसूत तो हमने पढ़ लिया कि उद्दीपन के कारण जो हमारी क्रियाएं होती है, और दूसरा क्रिया प्रसूत का संबंध किसी उद्दीपन से ना होकर किसी उत्तेजना यानी कि मोटिवेशन से होता है। बहुत सारी क्रियाएं हम मोटिवेट होकर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो वो व्यवहार बार बार करेगा, किसी काम के लिए बच्चे को डांटेंगे तो धीरे धीरे वो व्यवहार कम कर देगा। तो ये दो टाइप की प्रक्रियाएं होती है। अभी यहाँ पर मैं आपको चूहे का जो एक्सपेरिमेंट है स्किनर का वो भी आपको सारांश में बता देता हूँ। बॉक्स नहीं बनाया है जल्दीबाजी में, तो माफ़ करिएगा बिल्कुल भी। देखेंगे यहाँ पे स्किनर ने अपने जो कुछ प्रमुख प्रयोग किए थे उसमें से सबसे प्रमुख जो है चूहे पर प्रयोग भी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें उन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स बनाया था जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, और उसमें एक लीवर था, यानी कि एक लीवर वाला बॉक्स था। और लीवर कुछ इस प्रकार से था कि लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी और इस ध्वनि को सुनकर चूहा आगे बढ़ता था और उसके सामने एक प्याले में भोजन आ जाता। मतलब बॉक्स को, जो स्किनर का बॉक्स था ना, कुछ इस तरह से बनाया गया था कि चूहा जैसे लीवर के ऊपर पैर रखता था, एक खट की आवाज़ या कोई आवाज़ होती और उस आवाज़ के बाद जो है चूहे के सामने भोजन आता। तो ये एक प्रक्रिया सेट थी, एक निश्चित प्रक्रिया थी। अब यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता। भोजन ऑब्वियसली किसी के लिए प्रबलन का काम करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है कि चूहे को क्या भूख लगी है तो भोजन चाहिए, तो उसके लिए एक मोटिवेशन है कि यार मुझे ना भोजन चाहिए, तो उसके लिए वो कोई भी काम करता था या करता है। तो चूहा भूखा होने पर
प्राणोदयित मतलब व्याकुल हो जाता है, मतलब काफ़ी परेशान हो जाता है और लीवर को दबाता है। तो जब भूखा रहता है इधर उधर दौड़ता है और उसी प्रक्रिया में वो क्या करता है, लीवर को दबाता है। इन सारे प्रयोगों में जब प्राणी स्वयं को वांछित व्यवहार करता है तो अब देखिए इन सारी प्रक्रिया में अब चूहे के साथ साथ हम प्राणी के ऊपर भी अगर इस बात को लागू कर दें तो देखते हैं कि प्रयोग के दौरान ये देखा गया है कि जब प्राणी कोई वांछित व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप सही काम करते हैं आपको प्रशंसा मिलती है। जैसे कि चूहे ने सही काम किया था उसके लिए कि अगर आप लीवर दबाएंगे तभी भोजन मिलेगा, तो चूहे ने लीवर दबाया और भोजन मिला, तो उसके लिए ये वांछित व्यवहार था और उसने वो किया, उसको पुरस्कार स्वरूप भोजन मिला। वो काम करता है और अन्य व्यवहारों को करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो अगर अन्य व्यवहारों को करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती तो वह पुरस्कृत व्यवहार को आसानी से सीख लेता। तो कोई भी काम करते वक्त अगर ऐसा काम जिससे कि हमें वांछित व्यवहार मिले या वांछित परिणाम मिलते हैं तो हम उस काम को बार बार करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बीएड एग्जाम की बात बोली कि अगर आप एग्जाम में लिखने की अपनी स्ट्रैटेजी से अगर आपको अच्छे अंक मिलते हैं तो आप उसी स्ट्रैटेजी को बार बार अपनाते हैं। लेकिन अगर जिस स्ट्रैटेजी से आप अपना आंसर लिख रहे हैं उससे आपको अगर अच्छे परिणाम नहीं मिलते, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो आप उस स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वही बोला कि अन्य व्यवहार यानी कि वो सारी स्ट्रैटेजी अन्य व्यवहार आप छोड़ देंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, तो वह पुरस्कृत व्यवहार को आसानी से सीख लेता। तो आप किसको बार बार किसको अपनाएंगे, जिसमें आपको अच्छे मिल यानी कि जिससे आपको पुरस्कार मिल रहा है, जिससे आपको फायदा मिल रहा है। तो ये एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो क्रिया में शक्ति में वृद्धि होती है। यानी कि अगर हमने कोई काम किया और उसके बाद अगर हमें मोटिवेशन मिलता है, सही परिणाम मिलते हैं, प्रशंसा मिलती है, रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो हमें उस काम को बार बार करने का एक प्रेरणा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, हम उस काम को बार बार दोहराते हैं। लेकिन अगर हम काम को करने के लिए जो हमें अगर सही परिणाम ना मिले, दुख होता है, दंड मिले, नुकसान हो, नंबर कम आए, हमें डांट मिले, पैसे की हानि हो, ऐसा कुछ भी अगर काम होता है जो हम कर रहे हैं तो उस काम को जिससे हमें नुकसान होता है उस काम को हम दोबारा नहीं करते, पुनर्बलन नहीं मिलता, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सारे अनुबंधन के बारे में भी बता देता हूँ। कुछ भी पूछे ना, आप सब में धीरे धीरे मोटे मोटे यही पॉइंट्स लिख सकते हैं। आपकी चाहे वो थॉर्डी का लॉ पूछे तो आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं कि भाई इसी तरह से मिलते जुलते पॉइंट। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आए ना कि शिक्षा के आपके अनुबंधन यानी कि शिक्षा के इम्प्लीकेशन क्या है, आपके ये जो सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल होते हैं, कुछ पॉइंट्स यहीं से आप सब जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस जनरलाइज कर दीजिएगा उनको। जैसे कि शिक्षा में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का महत्व क्या है। देखिए पहला पॉइंट लिखते हैं, इसका प्रयोग बालक के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जा सकता है। बार बार धीरे धीरे चीज़ों को सिखाकर बच्चा एक शब्द सीखे, प्रशंसा करिए, बच्चा 2 शब्द सीखना शुरू करेगा, 3-4 शब्द सीखे और प्रशंसा करिए, सीखना शुरू करेगा। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा एक शब्द सीख रहा, प्रशंसा कर रहे हैं तो 2 शब्द सीखने के लिए मोटिवेट करिए। तो आप एक डायरेक्शन दे सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया को एक दिशा दे सकते हैं। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकता है। आप समझ गए होंगे कि वो उद्दीपन यानी कि मोटिवेट करके, प्रशंसा करके एक सही दिशा में ले जा सकता है। अगर बच्चा गलत कर रहा है उसे डांट कर या उसे 0 मार्क्स देकर उसको गलत लिखने वाली प्रक्रिया को कम कर सकता है और सही लिखने वाली प्रक्रिया के लिए उसे प्रशंसा करके उसको आगे बढ़ा सकते, यानी एक वांछित दिशा दे सकता है, नियंत्रण कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटी मोटी पदों में विभक्त किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने की गति और सफलता दोनों ही मिलती है। तो याद रखिएगा, स्किनर का मत है, देखिए याद रखिएगा, स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल देता है, यानी कि वो काम हम बार बार करते हैं। इसे हम पुनर्बलन यानी कि इसमें पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट को बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। तो हम बार बार जब चीज़ों को करते हैं तो वो चीज़ें हमें सफलता देती हैं और हम बार बार उनको करते हैं। यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में भी मदद करता है। तो पढ़ ही लिया है, और दैनिक व्यवहार में हम बहुत सारे कार्यों में जो है इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आपके आए तो आप इसको लिख दें। इसमें मैंने चूहे के बारे में भी आपको बता दिया, इसका शैक्षिक क्या निहितार्थ है वो बता दिया, और क्रिया प्रसूत क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो प्लीज़ इसको जरूर लिखें, इसके क्वेश्चन को आने की पूरी संभावना है, इसको अच्छे से पढ़ लें, उसको छोड़ें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब दूसरा टॉपिक भी देख लेते हैं।